सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स के पास ईवीएस सब्जेक्ट है, यानी इन्वायरमेंटल साइंस है। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस बुक को सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस बुक को सेमेस्टर सेकंड में पढ़ते हैं। तो आज की ये वीडियो उन दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसका जो यूनिट फर्स्ट है, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन का परिचय, इस पूरी यूनिट को कंप्लीट डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक्स से आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर कराते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आज की इस वीडियो में हम इस पूरी यूनिट को डिस्कस करेंगे, एंड इसके अलावा हम इसमें जानेंगे कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एंड हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपको इस पूरी वीडियो का, यानी इस पूरे यूनिट का, अगर आपको एक कंक्लूज़न बताऊं कि इस पूरे यूनिट में आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है, अगर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लिया, देन आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनेंगे उनके आंसर आप इजीली दे पाओगे और अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में गेट कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पर्यावरण अध्ययन है, ये जो इन्वायरमेंटल साइंस है, आपको लग रहा होगा कि ये आपके लिए बस एक सब्जेक्ट है और कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो इन्वायरमेंटल साइंस है, इसका जो अध्ययन का क्षेत्र है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। पर्यावरण अध्ययन के अंदर कई सारे और अध्ययन आते हैं, यानी कि ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है। पर्यावरण ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसके अंदर हम रसायन विज्ञान को भी शामिल करते हैं, इसके अंदर अर्थशास्त्र भी आता है, इसके अंदर आप भूगोल को भी शामिल करते हैं। तो इस तरीके से इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं। तो ठीक इसी तरीके से जो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि आखिर आप पर्यावरण अध्ययन से क्या समझते हैं, आखिर इसका क्या महत्व है और ये इतना बड़ा अध्ययन का क्षेत्र कैसे है। तो पहला क्वेश्चन आपका इस टाइप से बनता है, एंड इसके अलावा काफ़ी सारे शॉर्ट नोट भी बनते हैं, यानी टिप्पणी टाइप में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इस यूनिट से, वो है स्थल मंडल। आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्थल मंडल पर टिप्पणी लिखिए, या वायुमंडल या जैव मंडल या जल मंडल पर टिप्पणी लिखिए। तो कुछ इस तरीके से यूनिट फर्स्ट के ये जो टॉपिक्स हैं वो आपको अच्छे से समझने हैं, क्योंकि यूनिट फर्स्ट में इन्हीं टॉपिक्स से आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ, और सबसे पहले देखते हैं कि आपके एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, और हमें अपने एग्जाम में अपने आंसर्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्जाम में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें अपने आंसर्स को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा आपको सबसे पहले एक इंट्रो लाइन लिखनी होती है, यानी एक इंट्रोडक्शन यानी भूमिका लिखनी होती है। भूमिका के अंदर आप बताते हो कि आखिर वो चीज़ है क्या, उसके अर्थ के बारे में बताते हो बेसिकली। एंड इसके बाद आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास फ्लो चार्ट्स हैं, अगर आपके पास फ्लो चार्ट्स हैं तो आप उन्हें ज़रूर से बनाया कीजिए। जो डायग्राम्स होते हैं, डायग्राम्स को आप ज़रूर से बनाया कीजिए, क्योंकि जो टीचर होता है, अगर आप बीच में डायग्राम्स बनाते हो, देखिए स्टार्टिंग आपको किस तरीके से करनी है, इंट्रोडक्शन लिखोगे, एंड इसके बाद मिडिल में अगर आपके पास कोई डायग्राम्स हैं तो डायग्राम्स को ज़रूर से बनाइए। इससे जो टीचर होता है उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन बनता है। एंड इसके अलावा आपको एंडिंग हमेशा कंक्लूजन के साथ करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आता कि एंडिंग में कंक्लूजन यानी निष्कर्ष आपको ज़रूर से बताना है। निष्कर्ष के अंदर आपको क्या बताना होता है, बेसिकली अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि निष्कर्ष में क्या लिखें, तो आप लिख सकते हो कि ऊपर लिखे सभी बिंदु। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन की लाइन को लिख सकते हो कि इसकी विशेषताओं के बारे में बताते हैं या इसके बारे में बताते हैं, एंड आप इंट्रोडक्शन की जो अर्थ बताते हो ना, उसके 2-4 लाइनों को उसमें लिख दीजिए। तो यानी आपकी 3 से 4 लाइन कंक्लूजन की बन जाती है। तो कुछ इस तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में आंसर्स को प्रेजेंट करना है, एंड मैंने आपको इसमें काफ़ी ईजी वे में आंसर को राइट करना बताया है, और आप इसको पढ़ सकते हो। और इसकी जो PDF का लिंक है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहो तो उस PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है, पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी बहुविषय है, यानी आपसे पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन के बहुविषय या बहुआयामी प्रकृति की चर्चा कीजिए। यानी ये जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, इसके काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, यानी इसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आखिर वो ऐसा क्यों है, उसे हम बहुविषय या बहुआयामी क्यों कहते हैं, उसके बारे में बताइए।
तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे इसके अर्थ से कि आखिर पर्यावरण का मतलब क्या होता है। तो इसमें हम बताएंगे पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जो पहला शब्द है परि जमा आवरण, जहाँ पर परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है वातावरण। यानी पर्यावरण का अगर हम अर्थ निकालें, इसका मतलब होता है हमारे चारों ओर का वातावरण। इसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण जो है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलके बना होता है। अब जैविक घटक के अंदर क्या आते हैं? जैविक घटक के अंदर आते हैं जैसे पेड़ पौधे, जानवर जो भी जीवित हैं, और अजैविक घटक के अंदर आते हैं जैसे हवा, जल, भूमि जो जीवित नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के बहुआयामी विषय आखिर कौन कौन से हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में आपको इंट्रो से स्टार्ट करना है, एक भूमिका से स्टार्ट करनी होती है, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया है। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने इसमें डायग्राम्स से आपको बताने की कोशिश की है। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप स्टार्टिंग में एक इंट्रो से स्टार्ट करो, उसके बाद बीच में कुछ डायग्राम्स बनाओ, एंड देन लास्ट में अगर आप कंक्लूजन से एंड करते हो, तो जो एग्जामिनर होता है उस पर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको आंख बंद करके पूरे नंबर दे देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आपको अपने एग्ज़ाम में लिखना है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के बहुआयामी विषय के बारे में। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पर्यावरण अध्ययन है वो कोई एक विषय नहीं है। पर्यावरण अध्ययन के अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं, इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेज होती हैं, उनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विषय है जिसमें काफ़ी सारे हम विषयों को शामिल करते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे इसके अंदर हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र को भी शामिल करते हैं। पर्यावरण अध्ययन कोई एक विषय नहीं है, बल्कि पर्यावरण अध्ययन कई विषयों का मेल है। यानी कि ये जितने भी आप सब्जेक्ट देख रहे हो, इन सब से मिलके बना है हमारा इन्वायरमेंटल साइंस। इसीलिए पर्यावरण अध्ययन विषय का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, यानी कि काफ़ी बड़ा है। इसका जो अध्ययन का क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। व्यापक का मतलब होता है अध्ययन का क्षेत्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा विशाल है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरण अध्ययन यह समझने में मदद करता है कि जो जैव विविधता है और जो जल है और जो भूमि है उसका उपयोग हम कैसे कर रहे हैं और हमें किस तरीके से करना चाहिए, जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको भी सेम रिसोर्सेज मिल सके। पर्यावरण अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मानव के व्यवहार, संस्कृति और जो नीतियाँ हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो पर्यावरण पर क्या इफ़ेक्ट कर रही है, क्या प्रभाव डाल रही है। एंड इसीलिए जब हम पर्यावरण अध्ययन को समझते हैं, जब उसका हम अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। और ठीक इसी तरीके से उन मिस्टेक्स को सुधारने के लिए गवर्नमेंट द्वारा काफ़ी सारे जो नीतियों को लागू किया जाता है, पॉलिसीज़ को लागू किया जाता है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान या वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जिससे कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रख सकें। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने में मदद करता है। यानी कि हमें किस तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट करना चाहिए और उनकी रक्षा करना चाहिए, जिससे कि हमें पर्यावरण के प्रति जागरूकता मिलती है और जिससे हम संसाधनों को इस तरह से उपयोग कर सकें जिससे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी संसाधन मिल सके। यानी जो आज हम संसाधन को यूज़ कर रहे हैं उन्हें हमें किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्या प्रबंधन होना चाहिए, क्या मैनेजमेंट होनी चाहिए, और हमें पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी चाहिए, जिससे कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी सेम रिसोर्सेज को आसानी से यूज़ कर सके। इसमें मदद करता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को 2 लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप इसमें कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आप इसे शेयर करते हो तो एज़ यू नो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एज़ यू कैन, एज़ यू मच। तो आगे हम बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक बहुआयामी विषय है। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पारिस्थितिक आयाम के बारे में। पारिस्थितिक आयाम में जैविक विविधता और पारिस्थितिक तंत्र और जैविक संतुलन के महत्व का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ आर्थिक आयाम के अंदर, आर्थिक आयाम में संसाधनों के वितरण, विकास और उनके आर्थिक प्रभाव का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा इस आयाम में हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मानव की आर्थिक गतिविधि का पर्यावरण पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है।
इसका अध्ययन करते हैं, किसमें, आर्थिक आयाम के अंदर। जो भी मानव की जो आर्थिक क्रिया है उसका पर्यावरण पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सामाजिक राजनीतिक आयाम। सामाजिक राजनीतिक आयाम यह अध्ययन करता है कि किस प्रकार की नीति और कार्यक्रम पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, यानी कि ऐसी कौन सी नीतियों को बनाया जाए जिससे कि हम पर्यावरण की रक्षा कर सकें और आने वाली पीढ़ी को भी सेम रिसोर्सेज उपलब्ध करा पाएँ। और इसकी जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे जो आपके शॉर्ट टाइप्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। इसमें आपसे पूछा जाता है स्थल मंडल के बारे में। तो इसमें भी आप इंट्रोडक्शन लाइन ऐसी लिखोगे, सबसे पहले आपको बताना है पर्यावरण होता क्या है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ जैविक घटक में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो जैविक घटक होते हैं वो सजीव होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, और अजैविक के अंदर हवा, पानी और मिट्टी। और इसके अंदर हम चार घटकों को शामिल करते हैं। पहला आता है हमारा स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल। तो एक एक करके इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने कंक्लूजन नहीं लिखा, तो आप कंक्लूजन जरूर से लिख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्थल मंडल के बारे में। आखिर स्थल मंडल क्या होता है? तो पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। स्थल मंडल चट्टानों, खनिजों और शैलों से मिलकर बना होता है। स्थल मंडल मानव, जीव जंतु और वनस्पतियों को रहने के लिए प्राकृतिक आवास यानी एक घर देता है, और भोजन और अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराता है, प्रदान करता है। और अगर हम बात करें स्थल मंडल की जो मोटाई है वो महाद्वीपों पर 30 से 50 किलोमीटर तक है, और महासागरों में 10 से 15 किलोमीटर तक है। अगर हम बात करें स्थल मंडल के मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं, जो लेयर्स होती हैं, इसकी 3 लेयर्स होती हैं मेन। पहली होती है परपट्टी, दूसरी होती है मेटल, और तीसरा होता है क्रोड। परपट्टी वो होती है जिस पे हम रहते हैं, ये सबसे ऊपरी लेयर होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो जहाँ पर हम रहते हैं। और इसके बाद आता है मेटल। अब धीरे धीरे हम इसके अंदर जा रहे हैं। मेटल में क्या होता है, परपट्टी के नीचे जो स्थित परत होती है उससे हम क्या कहते हैं, मेटल। उसके बाद आता है क्रोड। क्रोड होता है स्थल मंडल की सबसे आंतरिक परत, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। उससे हम क्या कहते हैं, सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल की जो गैसें हैं वो चारों ओर एक चादर की तरह फैली हुई है। वायुमंडल जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन को प्रदान करता है। वायुमंडल सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती है, यानी जो यूवी रेज होती है, उनसे हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल में कई सारे गैस होती है, धूलकण होते हैं, और जलवाष्प से मिलके बना होता है हमारा वायुमंडल। इसमें क्या क्या शामिल होते हैं, कई सारी गैसेस होती हैं, धूलकण होते हैं और जलवाष्प होते हैं। अगर गैसों के बारे में बात करूं तो इसमें नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% होता है। ठीक इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें इसमें शामिल होती है जिनसे हमारा वायुमंडल बनता है। अब हम बात कर लेते हैं वायुमंडल को 5 परतों में हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें जो सबसे ऊपरी लेयर होती है वो है ब्रह्मंडल, उसके बाद आयन मंडल, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, उसके बाद मध्यमंडल, संताप मंडल, इस तरीके से हमारी लेयर्स होती है। तो आपके पास अगर फ्लो चार्ट हो तो उसे ज़रूर से बनाइए, जिससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात कर लेते हैं जल मंडल के बारे में। जल मंडल पृथ्वी की सतह पर मौजूद संपूर्ण जल को प्रदर्शित करता है। जल मंडल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जैसे कि आपने सुना होगा, जल ही जीवन है। पौधे, जानवर और मानव सभी को जीवन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल मंडल में महासागर, समुद्र, नदियाँ, झील और तालाब और भूमजल को शामिल किया जाता है। जल मंडल पृथ्वी की सतह पर 71% हिस्से को कवर करता है। ये सब बात आपको ऑलरेडी पता होगी। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, इसीलिए अंतरिक्ष से देखने पे जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई पड़ती है। जल मंडल पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको एक पैटर्न में लिखना है जिससे कि आप अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सको और अच्छे मार्क्स गेट कर सको। अब हम बात करने वाले हैं जैव मंडल के बारे में। तो जैव मंडल वो क्षेत्र होता है जहाँ स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल आपस में मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं जैव मंडल। जैव मंडल खाद्य श्रृंखला, जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। जैव मंडल में वो सभी जीव जंतु आते हैं, वनस्पति आते हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं।
जो कि एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैव मंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है जैव मंडल को। अब हम बात कर लेते हैं जैव मंडल के घटक के बारे में। इसमें अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो भी निर्जीव यानी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे भूमि, मृदा, वायु, पवन, सूर्य का प्रकाश एक्सेट्रा। और जैविक के अंदर जो भी सजीव यानी कि लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, हम सभी जैविक घटक के अंदर आते हैं। तो अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा से शेयर कर सकते हो प्लीज़ शेयर कीजिए। डू लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।